बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमने जनरल नॉलेज की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस को हमने स्टार्ट किया सबसे पहले, और लास्ट लेक्चर में हमने यूनाइटेड नेशंस की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा था, उसकी फेलियर, लीग ऑफ नेशंस को देखा था, ठीक है, जो उसकी प्रेडिसेसर थी। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि फाउंडिंग किस तरह से हुई, इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से हुई, कौन से इसकी मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इसके अलावा इसकी जनरल इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने इन डिटेल सारी देख ली थी। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक जो है, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक कह सकते हैं, वो मैं पहले आपको करेक्ट करवा दूँ और फिर आगे हम आज नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे, जो कि यूनाइटेड नेशंस का ही कंटिन्यूड लेक्चर है, ठीक है। हम लोगों ने इसकी बेसिक जो है वो इंफॉर्मेशन देखी थी। आज हम इसके ऑर्गन्स जो हैं वो इन डिटेल देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था यूएन फ्लैग का, कि अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने, डोनाल्ड मैक्लाफ्लिन, जिन्होंने ये एम्ब्लेम इसका डिज़ाइन किया था यूएन के फ्लैग का, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ एक जो मिस्टेक हो गई थी वो ये थी कि यूएन एम्ब्लेम कंसिस्ट ऑफ ग्लोबल मैप प्रोजेक्टेड फॉर्म, यहाँ पर साउथ पोल लिखा गया था, नहीं ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये करेक्शन काइंडली आप कर लीजिएगा, नॉर्थ पोल है, ठीक है। ग्लोबल मैप नॉर्थ पोल से प्रोजेक्टेड है इसका, यूनाइटेड नेशंस में जो एम्ब्लम है, और ये ट्विन ऑलिव ब्रांचेस में जो है वो कवर्ड है या अम्ब्रेस, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नॉर्थ पोल, अगर इस तरह कुछ एमसीक्यूज मैंने देखे हैं, क्योंकि उन डिटेल उसमें पूछा होता है कि यूएन एम्ब्लम जो कंसिस्ट ऑफ, वो सिर्फ ये नहीं कहते कि ग्लोबल मैप जो है कवर्ड विद 2 ऑलिव ब्रांचेस, बल्कि वो पूरा लिखा होता है कि ग्लोबल मैप प्रोजेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल, या ग्लोबल मैप प्रोजेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, या इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो हमें ये करेक्ट चूज़ करना है कि नॉर्थ पोल, ठीक है, ग्लोबल मैप प्रोजेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, ये काइंडली सब करेक्ट कर लीजिएगा। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स 6 हैं, ठीक है। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। लेकिन हमने इसको कुछ भी आगे से थोड़ा सा डिटेल में नहीं देखा था। आज हम 1 बाय 1 इसकी थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल देखते हैं, ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए भी, और वैसे भी जनरली हमें जानने के लिए ज़रूरी है। तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। आज हम लोगों ने ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन डिटेल देखने हैं, ठीक है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्गन जो देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यहाँ से कह सकते हैं, जो ब्रीफ एब्रीविएशन में UNGA, ठीक है। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू UN चार्टर, ठीक है, आपको पता है मैंने लास्ट टाइम पे UN चार्टर का भी बता दिया था, ठीक है। एक मेन, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का, इसी तरह यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर है, उस चार्टर के आर्टिकल 9 के मुताबिक द जनरल असेंबली शैल कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यानी कि जनरल असेंबली में तमाम मेंबर्स जो भी यूनाइटेड नेशंस के हैं ना, जाहिर सी बात है यहाँ पर मेंबर स्टेट्स ही हैं, स्टेट्स जो हैं वो है ना मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस की, तो ऑल मेंबर स्टेट्स आर जो है आर द पार्ट ऑफ जनरल असेंबली, ठीक है। जनरल असेंबली कंसिस्ट करती है तमाम मेंबर स्टेट्स पे, जो कि यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं।
और जनरल असम्बली करंटली हैज़ 193 मेंबर्स, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं तो सारी इधर स्टेट्स आएंगी, सारी स्टेट्स ये कंसिस्ट करती हैं जनरल असम्बली को, तो इस वजह से 193 मेंबर्स ही ये यहाँ पर हैं जनरल असम्बली में। और फिर जनरल असम्बली की मीटिंग जो है वो हर साल होती है इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है, और 193 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। एंड ऑल द प्लेनरी सेशंस ऑफ जनरल असम्बली, यानी कि जो भी सेशंस होंगे जनरल असम्बली के, ठीक है, उसमें ये 193 स्टेट्स जो हैं वो सारी की सारी पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि रेलेवेंट इसकी प्रोविजंस कौन सी हैं कि यूएन चार्टर प्रोविजंस रिलेटेड टू जनरल असम्बली। जनरल असम्बली की कंपोजिशन वगैरह के साथ ये भी कभी कभी एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपने मेन हम लोगों ने जो जहन में रखना है ना वो ये है कि आर्टिकल्स 9 to 22 जो है वो जनरल असम्बली से डील करते हैं। चैप्टर 4 है, आर्टिकल्स 9 to 22 जो है वो जनरल असम्बली से डील करते हैं यूएन चार्टर के आर्टिकल्स। आर्टिकल 9 कंपोजिशन से डील करती है, आर्टिकल 10 to 17 उसके फंक्शंस एंड पावर्स बताती है, आर्टिकल्स 18 and 19 वोटिंग का बताती है, और आर्टिकल्स 20 to 22 जो है वो प्रोसीजर्स से रिलेटेड प्रोविजंस है। सिर्फ जनरली इतना भी याद रख लें कि आर्टिकल्स 9 to 22 जो है वो जनरल असम्बली से डील करते हैं यूएन चार्टर की प्रोविजंस। नेक्स्ट जो हमारा है हमने करने के वो यूएनजीए का, यानी कि यूएन जनरल असम्बली के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे। तो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ट्राइड ली थे, ठीक है, ये नॉर्वे से थे। और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी का याद रखना है, ठीक है। और करंट जनरल सेक्रेटरी कौन है, एंटोनियो गटर, और ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है, पुर्तगाल के हैं। और इन्होंने ही वर्क प्रीवियसली एज यूएन हाई कमिश्नर फ्रॉम 2005 to 2015, यानी कि पहले ये यूएन हाई कमिश्नर के तौर पे काम करते रहे हैं 2005 से लेके 2015 तक, ठीक है। और इन्होंने ये पोजीशन संभाली जनरल सेक्रेटरी की 1 जनवरी 2017 को, और अब ये सेकंड टर्म जो है वो अपनी सर्व कर रहे हैं, और ये जो है एक्सटेंड करती है इनकी टर्म 31 दिसंबर 2026 तक, ठीक है। ये सेकंड टर्म अपनी जो है वो सर्व कर रहे हैं, और इनकी रिटायरमेंट या इनका जो एक्सटेंशन इनकी टर्म जो एक्सपायर होनी है वो 31 दिसंबर 2026 को होगी। नेक्स्ट जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का वो हम देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना वो सबसे पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज़ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करेगी बाय प्रिवेंटिंग एंड रिजॉल्विंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, के ये जो है इसके पास पावर है कि इन्फोर्स करवा सकती है, इम्प्लीमेंट करवा सकती है कोई भी, ठीक है, जो भी जनरल असम्बली की जैसे रेजोल्यूशंस वगैरह पास होती हैं अगर, तो इसके पास पावर है कि ये एनफोर्स करवा सकती है एक्शंस को यूएन के। तो ये सबसे मोस्ट पावरफुल जो है वो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। इसकी कंपोजिशन को अगर देखा जाए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल तो 15 मेंबर्स पे कंसिस्ट करती है। 5 मेंबर्स इसके परमानेंट हैं जो कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए, ठीक है। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, इलेक्शन के ज़रिए से आते हैं और ये 2 ईयर टर्म्स के लिए आते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 of which are elected each year by the General Assembly for a 2-year term, यानी कि 5 हर साल जो हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे और इनका टेन्योर जो होगा वो 2 years का होगा और ये जनरल असम्बली इलेक्ट करती है, ठीक है। 2 years के टेन्योर के लिए ये आते हैं। आगे है यूएन नॉन परमानेंट मेंबर्स
जो हैं वो एलोकेट की जाती है उनको सीट्स बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसके ज़रिए से यूएन रीजनल ग्रुप्स में, ठीक है, यूएन रीजनल ग्रुप्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं जियोग्राफिकली इन सीट्स को, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स की हैं। While the UN Charter does not specify seat numbers, a traditional distribution has emerged for the 10 non-permanent seats। यानी कि UN Charter में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि इस तरह फिक्स जो है एलोकेशन की जाएगी, सीट्स की डिवीजन कर दी जाएगी जियोग्राफिकली, ठीक है, UN रीजनल ग्रुप्स में। बट ये एक ट्रेडिशन, जो जैसे कि कस्टम कहते हैं ना, कस्टम प्रिवेल करके और बाद में वो एक लॉ बन जाती है या कन्वेंशन, ठीक है। तो ये ट्रेडिशन थी, एक ट्रेडिशन की ने इस तरह से ये एलोकेट कर दी हुई हैं, डिवीजन कर दी हुई हैं सीट्स की, जो कि ये है कि जोग्राफिकल एलोकेशन किस तरह है नॉन परमानेंट मेंबर्स की। 5 आएंगी अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट से, 1 सीट ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से होगी, और 2 जो हैं लैटिन अमेरिकन स्टेट से, 2 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट से होंगी, ठीक है। 5 अफ्रीकन और एशियन स्टेट से, 1 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिकन स्टेट्स एंड 2 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस क्या हैं। जैसे कि आपको पता लग गया कि सिक्योरिटी काउंसिल जो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है, तो सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक एक्शन टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग इम्पोजिंग सैंक्शंस और अथोराइजिंग द यूज़ ऑफ फोर्स। यानी कि वो फोर्स यूज़ कर सकती है और सैंक्शंस इम्पोज कर सकती है मेंबर स्टेट्स पर जो कि खिलाफ वर्जी करे या वो जो रेजोल्यूशंस हैं वो फॉलो ना करें, ठीक है। तो ये किस तरह से फंक्शन करती है, इसके पास सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग पावर है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंटिव मैटर पे डिसीजन के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 9 अफर्मेटिव वोट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं। यानी कि 9 वोट्स होंगे तो फिर सब्सटेंटिव मैटर पे किसी भी डिसीजन होता है, और लेकिन इंक्लूडिंग द कंकरिंग वोट्स ऑफ ऑल द 5 परमानेंट मेंबर्स। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हम लोगों ने पढ़े हैं ऊपर, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए, ठीक है, इन सब 5 मेंबर्स का वोट लाजमी है। उसके अलावा 4 वोट्स अदर, ठीक है, 4 अदर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स के वोट्स हैं। तो 9 वोट्स इन टोटल हम सिक्योरिटी काउंसिल को चाहिए डिसीजन, ठीक है, एक बाइंडिंग डिसीजन, क्योंकि इसका डिसीजन इन्फोर्स करवाया जा सकता है, ठीक है। ये सैंक्शन यूज़ कर सकती है, फोर्स यूज़ कर सकती है सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये है कि 9 यानी कि मेजॉरिटी वोट्स चाहिए, लेकिन अब वीटो पावर है परमानेंट मेंबर्स के पास। यानी कि परमानेंट मेंबर्स कैन वीटो एनी सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन, मीनिंग देयर बाय दे कैन ब्लॉक एनी एक्शन इवन इट हैज़ मेजॉरिटी सपोर्ट। अगर उसके बाकी 9 जो है वो वोट्स हो भी गए हैं बिल फर्स, या फिर सब ने ही उसको जो है वो इंडोर्स कर दिया है या अप्रूव कर दिया है, मेजॉरिटी वोट्स भी मिल गए हैं, लेकिन किसी एक परमानेंट मेंबर ने उसको वीटो कर दिया यानी कि डिसअप्रूव कर दिया, तो वो वीटो पावर उसकी होगी कि वो फिर इन्फोर्स ही नहीं, क्योंकि 5 परमानेंट मेंबर्स के वोट्स लाजमी है, कंकरिंग वोट्स जो हैं वो लाजमी है। नेक्स्ट इसके जो फंक्शंस हैं या एक्शंस जो हैं वो क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकती है सिक्योरिटी काउंसिल। कैन कॉल ऑन पार्टीज टू कन्फ्लिक्ट टू सेटल देयर डिफरेंसेस पीसफुली, ठीक है, पीसफुली भी वो सेटल करवा सकती है, जैसे कि मीडिएशन के ज़रिए से, आर्बिट्रेशन के ज़रिए से, कंसिलिएशन के ज़रिए से, निगोशिएशन के ज़रिए से, ठीक है। यूएन जो है सिक्योरिटी काउंसिल पीसफुली भी सेटल करवा सकती है, फिर रिकमेंड कर सकती है मेथड्स फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ठीक है, कि इस तरह से आप जो है वो अपना रिजॉल्व कर सकते हो डिस्प्यूट्स, वो भी मेथड्स रिकमेंड कर सकती है। इसके अलावा सैंक्शंस इम्पोज कर सकती है या अथोराइज कर सकती है द यूज़ ऑफ फोर्स, ठीक है, ये अथोराइज कर सकती है कि कोई स्टेट जो है वो यूज़ ऑफ फोर्स कर ले।
अब इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी बट इट्स इफेक्टिवनेस इज समटाइम्स हैम्पर्ड बाय डिवीजन्स अमंग इट्स मेंबर्स पर्टिकुलरली द परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, मसला वही आता है। अच्छा, इसका बड़ा क्रिटिकल रोल है, बड़ा अहम रोल है और बड़ी इन्फोर्समेंट भी ये करवा सकती है, मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है, लेकिन इसकी जो इफेक्टिवनेस है कैसे हैम्पर की जा सकती है या हैम्पर होती है जनरली। ठीक है, डिवीजन अमंग द परमानेंट मेंबर्स, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स के ऑल 5 वोट्स आर नेसेसरी। ठीक है, तो वो कोई भी एक परमानेंट मेंबर अगर इसको वीटो कर देता है तो वो फिर वो यूएन का जो एक्शन है वो हैम्पर हो जाता है। नेक्स्ट है यूएनएससी की अदर पावर्स एंड फंक्शंस, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की दूसरी पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं कि ये पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स भी करवा सकती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इन तरीक़ों से करवा सकती है। इन्वेस्टिगेशन इनटू डिस्प्यूट ऑन इट्स ओन मोशन और इंफॉर्मेशन, यानी कि खुद भी सोमोटो भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी भी डिस्प्यूट में, और या फिर किसी इंफॉर्मेशन के ज़रिए से ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। टू रेफर डिस्प्यूट्स टू ICJ टू हैव इट्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन इट, कि ये ICJ को रेफ़र कर सकती है डिस्प्यूट्स ताकि उसमें एडवाइजरी ओपिनियन उसका ले। ठीक है, ICJ का। आगे हम पढ़ते हैं कि ICJ के पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन है, वो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। टू पुट सैंक्शंस अगेंस्ट एग्रेशन के खिलाफ कोई स्टेट अगर फोर्स यूज़ कर रही है, एग्रेसिव हो रही है, तो उसके खिलाफ सैंक्शंस इम्पोज कर सकती है, किसी भी तरह से एम्बार्गो उस पर पुट कर सकती है। ठीक है, कोई भी सैंक्शंस यूज़ कर सकती है। आगे प्रिवेंशन और इन्फोर्समेंट ऑफ एक्शन थ्रू इट्स आर्म्ड फोर्सेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्म्ड फोर्सेस, इसकी खुद अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं, एयर फोर्सेस, सी फोर्सेस। ठीक है, उनके ज़रिए से ये अपना इन्फोर्स करवा सकती है एक्शन। ठीक है, या कोई भी एक्शन ये प्रिवेंट करवा सकती है जो भी इसने डिसीजन लिया हो। उसके अलावा कॉल अपॉन मेंबर्स टू मेक अवेलेबल देयर फोर्सेस टू यूनाइटेड नेशंस, ना सिर्फ अपनी फोर्स जो हैं, अपनी फोर्सेस आर्म्ड फोर्सेस यूज़ कर सकती है, बल्कि जो इसकी सारी मेंबर स्टेट्स हैं ना यूनाइटेड नेशंस की, उन सब यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको कॉल अपॉन कर सकती है कि अपने जो हैं वो अवेलेबल करें फोर्सेस, और फिर वो जो है यूनाइटेड नेशंस की जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वो फिर बाउंड भी हैं कि वो इसकी जो है रिक्वायरमेंट्स पे जो है वो अवेलेबल करें अपनी फोर्सेस को। टू इम्प्लीमेंट सीज फायर बिटवीन स्टेट्स इन वॉर, ठीक है, जो जंग की हालत में हैं स्टेट्स, उनके दरमियान वो सीज फायर इम्प्लीमेंट करवा सकती है कि वो स्टॉप कर दें वॉर को। ठीक है, टू क्रिएट मैंडेटरी एम्बार्गो, इसके अलावा वो बैन वगैरह कर सकती है उनकी ट्रेड्स वगैरह पे, या फिर इस तरह ठीक है सैंक्शंस इम्पोज कर सकती है। तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की पावर्स और फंक्शंस थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गन जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। ठीक है, ये भी यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसका जो है सर्विंग एज अ सेंट्रल फोरम फॉर डिस्कसिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी रिकमेंडेशंस और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल एंड रिलेटेड इश्यूज़। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल और रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए और उन पे पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए, ठीक है, ये बेसिक एक सेंट्रल फोरम है। ठीक है, ताकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक और सोशल जो है वो सोशल रिलेटेड इश्यूज़ को अच्छी तरह से डिस्कस करके और उनकी पॉलिसी रिकमेंड की जाए। और इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये साथ के साथ जो है वो एड्रेस करती है इंटरनेशनल कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन एंड ह्यूमन राइट्स, यानी कि ये इसका बेसिक, जैसे कि नेम से ही जाहिर है, इसका बेसिक पर्पस ये है कि इकोनॉमिक एंड सोशल जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्रेस, ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो कल्चरल और एजुकेशनल कोऑपरेशन हो, ठीक है, अमंग द स्टेट्स, ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये सारा इसके बेसिक पर्पस है। इसको इकोसोक भी कहते हैं, एक एब्रीवेटेड टर्म में।
और ये 54 मेंबर स्टेट्स से कंपोज्ड ऑफ है, और ये भी 54 मेंबर स्टेट्स जो हैं वो जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, लेकिन ये 3 इयर्स की टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, आपको पता लग गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं 10, वो 2 इयर्स टर्म के होते हैं। ठीक है, और उनको भी जनरल असेंबली जो है वो इलेक्ट करती है। इसी तरह यहाँ पर भी ये इकोसोक के 54 मेंबर स्टेट्स हैं और इनको भी इलेक्ट करना है जनरल असेंबली में, लेकिन इनकी टर्म 3 इयर्स है। फिर है द काउंसिल होल्ड्स 1 सब्सटेंटिव एंड 1 ऑर्गेनाइजेशनल सेशन पर ईयर। ठीक है, इसका एक सब्सटेंटिव और एक ऑर्गेनाइजेशनल सेशन होता है हर साल। इकोसोक इज़ अ सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट, इनोवेटिव थिंकिंग एंड कंसेंसस बिल्डिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सारा एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल को देख लेते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन जो 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, और ये इस्टेब्लिश किया गया था टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज। ठीक है, ट्रस्ट की जो ट्रस्ट टेरिटरीज थी ना, जो इलाके थे ट्रस्ट पे वक्फ कह सकते हैं। ठीक है, उन टेरिटरीज की एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के को सुपरवाइज करने के लिए ये इस्टेब्लिश की गई थी, और इसका प्राइमरी गोल था वाज टू हेल्प दीज टेरिटरीज ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलोनियल स्टेटस टू सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस। यानी कि कॉलोनियल स्टेटस जिनका था ना, टेरिटरीज का ट्रस्ट स्टेटस था, कॉलोनियल स्टेटस था, कॉलोनीज थी वो, उनको इसका गोल था कि उनको सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ लेके जाए या आज़ादी की तरफ लेके जाए। ठीक है, वो एक खुद मुख्तार गवर्नमेंट बना लें या फिर वो सेल्फ अपना जो है वो रूल करें। द काउंसिल सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन इन 1 नवंबर 1994 को। ठीक है, 1 नवंबर 1994 को इसने सस्पेंड कर दिया था अपना ऑपरेशन, क्योंकि व्हेन पालो एक लास्ट रिमेनिंग ट्रस्ट टेरिटरी थी, उसने भी इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी। ठीक है, उसके अलावा ट्रस्ट टेरिटरीज जो पहली थी उनकी ज़ाहिर सी बात है सुपरविजन के लिए बनाई गई थी ये ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो लास्ट जो ट्रस्ट टेरिटरी थी ना पालो, उसने भी जो है 1 नवंबर 1994 को इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी। तो फिर इसने काउंसिल ने अपना ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया था, जो है यानी कि मुअत्तल कर दिया था, ख़त्म नहीं किया बल्कि मुअत्तल किया। नेक्स्ट जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड ICJ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द अमंग द 6। ठीक है, और इसमें ये है कि हेड क्वार्टर जो है ICJ का वो हेग में है, नीदरलैंड्स में। ठीक है, पीस पैलेस में इसका हेड क्वार्टर है, हेग नीदरलैंड्स में। और नंबर ऑफ़ जजेस जो हैं, यानी कि पूरे टोटल जजेस 15 है। टेन्योर ऑफ ईच जज जो है वो 9 ईयर्स के लिए, हर जज जो है वो 9 ईयर्स के लिए आता है। और फिर 1/3 जो टोटल जजेस के ना वो रिटायर्ड हो जाते हैं हर 3 साल बाद, यानी कि हर 3 साल बाद जो है वो न्यू इलेक्शन होता है इनका। प्रेसिडेंट ऑफ ICJ जो है अब्दुल कवी यूसुफ हैं, जो कि सोमालिया के हैं, और वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम जो है वो जी हैंकिन हैं, जो कि चाइना के हैं। अब हम देख लेते हैं ICJ की जुरिस्डिक्शन को, कि हु में अप्लाई टू ICJ। मेंबर स्टेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस की तमाम मेंबर स्टेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं ICJ में। इसके अलावा नॉन मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस भी अप्लाई कर सकती हैं ICJ के लिए, ICJ की जुरिस्डिक्शन को यानी कि अवेल कर सकती हैं। टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन अब जो है वो 2 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन है, एक है कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन और एक है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन जो है ना वो कन्फ्लिक्ट्स जो ठीक है रिलेटेड केसेस हैं, कंटेंशियस केसेस में है। ठीक है, और इसके अलावा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो सिर्फ कोर्ट का ओपिनियन लेने के लिए, एक एडवाइजरी ओपिनियन लेने के लिए, ठीक है, ये जुरिस्डिक्शन है। अब टाइप्स ऑफ कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन भी 2 हैं फर्दर। ठीक है, टाइप्स जो हैं कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन की हैं, जो कि एक है वॉलंटरी जुरिस्डिक्शन और एक है कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन। एक वॉलंटरी जुरिस्डिक्शन में ये है कि म्यूचुअल कंसेंट ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स आपस में जो है वो राज़ी हो जाती हैं कि हम लोग ये मैटर जो है ना, अब हमारा जो आपस में दोनों का कन्फ्लिक्ट है या कंटेंशन है, ठीक है, वो हम ICJ में लेके जाते हैं और इसको वहाँ से रिजॉल्व करवा लेते हैं। तो इसको कहते
कहते हैं वॉलंटरी जुरिस्डिक्शन। इसके अलावा कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन भी है। कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन ये है कि इसको ऑप्शनल जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। आर्टिकल 36(2) सब यानी कि 2 जो है वो स्टेचूट ऑफ UN चार्टर जो है वो प्रोवाइड करता है। स्टेचूट ऑफ ICJ सॉरी, ठीक है, स्टेचूट ऑफ ICJ का आर्टिकल 36(2) जो है वो प्रोवाइड करता है कि कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन भी को जो स्टेट्स हैं वो ICJ को दे सकती हैं। किस तरह से देंगी? स्टेट्स एक डेक्लेरेशन करेंगी, ठीक है, वो डेक्लेरेशन करेंगे कि वो हम जो है वो इसकी जुरिस्डिक्शन जो है ICJ की कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर स्टेट्स, उन स्टेट्स के की रिस्पेक्ट में जो कि सिमिलर यानी कि ऑब्लिगेशंस उन्हीं स्टेट्स के खिलाफ जो है सिमिलर ऑब्लिगेशंस जो है एक्सेप्ट करती हैं। दूसरी स्टेट्स जो हैं जो अगर वो ICJ की इस तरह कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट करती हैं हमारे खिलाफ या इस तरह, तो वो भी फिर इस तरह डेक्लेरेशन वो सबमिट करवा देते हैं कि जो है वो डेक्लेरेशन मेड करते हैं कि हम ICJ की कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उन स्टेट्स के खिलाफ जो कि सिमिलर ऑब्लिगेशन को जो है वो एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। इसको ऑप्शनल भी कहते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, बाइंडिंग नहीं है कि वो डेक्लेरेशन सबमिट करवाएं, और इस तरह से वो डेक्लेरेशन सबमिट करवाने से उनकी कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन जो है वो ICJ को, अगर वो यानी कि कोई और स्टेट बिल फर्स्ट आती है जिसने सिमिलर ऑब्लिगेशन जो है वो किया हुआ है एक्सेप्ट के, वो भी कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट करने की डेक्लेरेशन की हुई है, तो फिर दूसरी स्टेट के खिलाफ जो है उसको कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन ICJ को खुद ही मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देख लेते हैं कि UN सेक्रेटेरिएट, ये लास्ट इसका ऑर्गन है। सेक्रेटरी जनरल जो है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है यूनाइटेड नेशंस का इन ऑल द मीटिंग्स ऑफ द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड परफॉर्म ऑल अदर फंक्शंस इंटरेस्टेड टू हिम बाय द ऑर्गन्स, यानी कि इन सब की मीटिंग्स में भी ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। इसके अलावा जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं इसको फंक्शंस इंटरेस्ट करें वो भी परफॉर्म करता है। ही इज़ इन चार्ज ऑफ द सेक्रेटेरिएट, और जनरल सेक्रेटरी का टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स के लिए होता है। तो ये बेसिकली जो है वो यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ऑर्गन्स थे और उनकी ब्रीफ जो थी हम लोगों ने जनरल इन्फॉर्मेशन देख ली है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।